हेलो हेलो बच्चा लोग। चलिए आइए पीटी 10 का डिस्कशन है आज फिजिक्स का, है ना। ओके, देखते हैं एक एक करके। देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम थर्मोडायनेमिक्स का है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कोई एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और इसमें वर्क डन के बारे में बात करना है। वर्क डन बाय द गैस अलोंग पाथ ए बी सी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मुझे वर्क डन बताना है। बस ये जो प्रोसेस है। अब इसमें देखें क्या क्या गिवन है आपको। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस अलोंग पाथ सी ए। ये सी से ए का इंटरनल एनर्जी चेंज आपको दे रखा है -180। तो इसका मतलब ए से सी का कितना होगा, 180 होगा, है ना। ओके, ए से सी का 180 होगा तो ए बी सी का भी फॉर पाथ ए बी सी डेल्टा यू की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 180 के आसपास ही होगी। ओके, तो गैस अब्सॉर्ब करता है 250 जूल ऑफ हीट, तो आप डेल्टा क्यू को बोलिए ये भी पॉजिटिव होगा, प्लस ऑफ 250, है ना। ओके, और अब आपको वर्क डन बताना था। गैस एब्जॉर्ब 250 जूल अलोंग द पाथ ए बी, ए से बी का है केवल, एंड 60 जूल अलोंग पाथ बी सी। टोटल कितना होगा, 250 और प्लस कितना होगा 60, ये आ जाएगा 310। ये कहां से कहां की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी सी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब मुझे वर्क डन निकालना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स निकालो, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू और प्लस क्या होगा, डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू टोटल था 310 और इंटरनल एनर्जी का चेंज आपने कितना निकाला था, 180 प्लस वर्क डन। ओके, तो वर्क डन निकालना है, 310 में से 180 को क्या करो, माइनस कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। ओके, चलिए सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है, सेम ऐसा ही कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, बट इसमें डायग्राम जो दे रखा है वो पीवी ग्राफ नहीं है, वीपी ग्राफ है, मतलब वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ है, ठीक है। और हमें वर्क डन बाय गैस बताना इन द प्रोसेस सी ए, मतलब यहां से यहां का वर्क डन बताना है, ठीक है। ओके, और कुछ क्वांटिटी यहाँ पे गिवन है, आइडियल गैस टेकन थ्रू द साइकिल। ओके, ए बी सी ए एज शोन इन द फिगर, नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इज 10 जूल, यानी टोटल आपने 10 जूल का वर्क डन किया। ठीक, बात बताओ, साइक्लिक प्रोसेस का टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है, जीरो। ये बात तो पक्की है। ओके, अब ये बताओ डेल्टा क्यू किसके इक्वल होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, है ना, यही चीज होती है। और ये पूरा टर्म जीरो है, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस में जितना भी हीट आपने दिया है वो नेट वर्क डन है। ठीक, इस पूरे ए बी सी ए का वर्क डन जो है वो है 10 जूल। ठीक, वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, 10 जूल के आसपास हो गई, क्योंकि यही हीट है और यही वर्क डन है। ठीक, बट मुझे जो वर्क डन बताना है वो केवल और केवल सी से ए का बताना है। तो सी से ए का वर्क डन कैसे करेंगे, टोटल वर्क डन पता है कि टोटल वर्क डन का मतलब ये एरिया ऑफ लूप पता है। हमें क्या करना पड़ेगा, हम ए से बी का वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। ये होता है पी डेल्टा वी, पी है 20, ठीक है। और वॉल्यूम का चेंज फ्रॉम 2 टू 4 यानी 2 का हुआ है, क्या ये 40 जूल है कि नहीं, यहाँ से यहाँ का 40 जूल है। वर्क डन फ्रॉम बी टू सी कितना है, ये 0 है। और वर्क डन फ्रॉम सी टू ए हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इन तीनों को ऐड करोगे और ये किसके इक्वल आएगा, ये 10 के इक्वल आना चाहिए, नेट वर्क डन टोटल। ओके, अब मुझे वर्क डन फ्रॉम सी टू ए निकालना है, तो ये जो 10 था इसमें से 40 माइनस करेंगे और आंसर किसके इक्वल आएगा, -30 जूल। समझ गए, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कोई एडियाबेटिक कंप्रेशन है और कुछ अमाउंट 830 जूल वर्क हो रहा है। 2 मोल गैस है डायटोमिक, ओके, 2 मोल डायटोमिक गैस है और इसका वॉल्यूम 50% रिड्यूस हो जाता है। ओके, तो हमें बताना है चेंज इन इट्स टेम्परेचर इज नियरली, आर की वैल्यू आपको गिवन है। एक काम करते हैं, हमें वर्क डन गिवन है कि नहीं, वर्क डन गिवन है। ये बताओ एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन किसके इक्वल होगा। ये होता है सर फॉर्मूला P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा -1, गामा इसका आपका पॉइजन रेशियो इस गैस का। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एन आर, ये होता है T1 माइनस T2, एन आर डेल्टा टी बेसिकली, और गामा -1। ये तो समझ में आया। मुझे चेंज इन टेम्परेचर बताना है और वर्क डन की वैल्यू पता है। ये बताओ एन कितना है, एन इज नंबर ऑफ मोल दैट इज 2, गैस कांस्टेंट 8.3 इनटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर बाई गामा -1, ये 2/f होगा, और f है कितना 5, ये 2/5 है, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 830, है ना। ओके, और यहाँ से आप डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हैं, और डेल्टा टी की वैल्यू आपकी आएगी 20 के आसपास, है ना, क्योंकि ये कैंसिल हो जा रहा है और ये 20 आ रहा है, 2 से 2 भी कैंसिल हो जा रहा है, 5, तो ये 20 के आसपास आ जा रहा है। ठीक है। ओके, चलिए अगला प्रोसेस क्या है, हमें ग्राफ बताना है कांस्टेंट प्रेशर पर। एक बात सोचिए, कांस्टेंट प्रेशर पर V/T, एक इक्वेशन तो आपको पता है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी।
तो अगर मैं V बाई टी की बारे में बात करूँ तो ये होगा nRT बाई पी। एट कांस्टेंट प्रेशर ये क्वांटिटी क्या होने वाली है? ये तो कांस्टेंट होने वाली है। V बाई टी इज नॉट चेंजिंग विद एनीथिंग अगर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो V बाई टी को हम कांस्टेंट ही मानेंगे, तो यही एक ग्राफ हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता है। ये वेरिएबल क्या है? V है, 1 बाई V है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। V बाई टी इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। आइए, अब यहाँ पे दो गैसियस कंटेनर्स हैं, कुछ वेरिएबल दे रखे हैं कंटेनर ए में। कंटेनर ए में मान लें कि इसका प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है। और जो सेकंड कंटेनर है, इसका प्रेशर है 2P, वॉल्यूम है V बाई 4 एंड टेम्परेचर इज 2T। अब हमें बताना है रेशियो ऑफ मॉलिक्यूल्स इन कंटेनर A टू B। एक बात सोचो, इसके नंबर ऑफ मोल निकालोगे तो ये किसके इक्वल आएगा? PV बाई आरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी मैंने लगा दिया, ये ए का है। सिमिलरली अगर मैं बी के बारे में बात करूं तो यहाँ पी की जगह कितना होगा? 2p, वॉल्यूम की जगह v बाई 4 अपॉन आर इंटू टेम्परेचर इज 2t। क्या ये पीवी बाई 4 RT आ जाएगा? है ना? ओके, इसका मतलब एन ए बाई एन बी जो है वो किसके इक्वल है? 4/1, यानी 4:1 का रेशियो आ जाएगा। जब आप नंबर ऑफ, क्यों? मुझे नंबर ऑफ मोल का जो रेशियो होगा वही नंबर ऑफ क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स के रेशियो होंगे, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर से दोनों में क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे की तरफ बोलते हैं। 3 mole of monatomic gas does 240 work when it expand isobarically. The change in internal energy of the process will be। एक काम करिए, आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है ये किसके इक्वल होता है? वर्क डन होता है P इंटू डेल्टा बी, है ना? ओके, इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ NR डेल्टा टी। समझ गए? ओके, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और इंटरनल एनर्जी का चेंज होता है वो होता है F/2 NR डेल्टा टी। ओके, और हमें दे रखा है कि ये जो गैस है मोनोटॉमिक, ये 240 जूल वर्क करता है। ये वर्क की वैल्यू है 240, यानी NR डेल्टा टी की वैल्यू 240 है। और मुझे निकालना क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो ये वैल्यू तो हमें पता है ना, F कितना है? मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक का 3/2 इंटू ये NR डेल्टा टी इज 240। ओके, ये आंसर आज किसके इक्वल आ जाएगा? 360 जूल के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हुआ इतना आपको? ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये एक मेयर्स फॉर्मूले का क्वेश्चन है। ओके, ध्यान से पढ़िए। ये सीपीसीवी क्या है? सीपीसीवी है मोलर स्पेसिफिक हीट, है ना? यहाँ पर स्पेसिफिक हीट नहीं दे करके मोलर स्पेसिफिक हीट है, यानी कि, और हम पढ़े हैं क्या? सीपी माइनस सीवी गैस के लिए, किसी भी गैस के लिए ये किसके इक्वल होता है? आर। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। ये रिलेशन आता है और इसमें ये दोनों क्वांटिटी मोलर स्पेसिफिक हीट होते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये जो कांस्टेंट है, जो आर आया है, ये गैस के नेचर पे तो डिपेंड नहीं करता, है कि नहीं? ओके, तो यहाँ पे कोई भी गैस हो, फॉर हाइड्रोजन हो या नाइट्रोजन हो, ये वैल्यू आर ही होने वाली है। यानी ए और बी दोनों सेम है और ये किसके इक्वल है? आर के इक्वल है। समझ पाए? ओके, हाँ, यहाँ पे स्पेसिफिक हीट या कुछ और दिया होता तो अब यहाँ पे ये दोनों बराबर ना हो करके यहाँ पे आर बाई मोलिकुलर वेट आ जाता। जैसे हाइड्रोजन के लिए R/2, नाइट्रोजन के लिए R/28 हो जाता। ठीक है, चलो। एक आइडियल गैस है और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, मतलब डायटोमिक गैस है बेसिकली। और हमें बताना है रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी। अरे ये क्या ही पूछा है, ये तो गामा होता है ना। ओके, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? 1+2/F, और 1+2 बाई डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 5। आंसर किसके इक्वल होगा? 7/5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना था। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइसोथर्मल चेंज है। ओके, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब बॉयल्स लॉ लगेगा, क्योंकि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा। इसमें भी कुछ खास करने की जरूरत नहीं है आपको। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक मैच द कॉलम का प्रॉब्लम है और एक पीवी डायग्राम गिवन है। ठीक है, और इस पीवी डायग्राम के अकॉर्डिंग हमें सारी बातें करनी है। बस एक प्रॉब्लम क्या है इसमें कि गैस दिया हुआ है और गैस का नेचर नहीं पता है कि वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइटोमिक है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई आइडिया नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज आपको ऐसा दिया हुआ है जिससे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो है हीट। इस प्रोसेस का हीट है 6 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। आइए पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे आसान सा काम है, इस ए से बी में एक्सपेंशन जो हो रहा है वहां पे वर्क डन निकाल लेना। और वर्क डन की वैल्यू किसके इक्वल होगी? एरिया। एरिया किसके इक्वल होता है? हाफ, यहाँ से यहाँ का बेस वी नॉट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, क्योंकि ट्रेपेजियम बनेगा। तो ये पी नॉट प्लस 2 पी नॉट, ये किसके इक्वल होगा? 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट। यानी वर्क डन आ गया T/2 P0 V0। समझ गए? ओके, ये वर्क डन है इस गैस का, और ये नेचर पे तो डिपेंड करेगा नहीं। और यहाँ पे वर्क डन आया 3/2 P0 V0, यानी ए का तो क्यू हो गया, है ना? ओके, ए का पी है, ए का आर है,
तो ये दोनों तो गलत हो जाएंगे, यानी कि या 3 सही है या तो 4 सही है। पहला और दूसरा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सीवी फॉर गैस नहीं बता सकते, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस नहीं बता सकते, और डेल्टा यू भी नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? ये तीनों क्वांटिटी डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, यानी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। पहले हमें नेचर ऑफ गैस प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ का हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी निकालना पड़ेगा, डेल्टा यू। तो डेल्टा यू जो होता है, ये तो होता है F/2 NR डेल्टा टी, एनआर डेल्टा टी। अब ये पता ही नहीं कितना है ना, रहने दो। F/2 एनआर डेल्टा टी को P2V2 माइनस क्या लिख सकते हैं, P1V1 लिख सकते हैं। यहाँ पे P2V2 कितना आएगा, 2P0 2V0, यानी कि 4P0 V0 माइनस P0 V0। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये आएगा F/2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ P0 V0। ये हम लोग को आया इंटरनल एनर्जी का चेंज, डेल्टा यू। क्लियर है? ओके। अब बताओ, डेल्टा डब्ल्यू पता है, डेल्टा यू पता है। अब आप इतना तो जानते हैं ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू कितना होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ओके। अब डेल्टा क्यू की वैल्यू आपको गिवन थी, वो था 6 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। ओके। और इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा F/2 इंटू 3 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट, एंड प्लस वर्क डन इज 3/2 टाइम्स ऑफ पी नॉट वी नॉट। ओके। तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये आ रहा है 3। ओके, यहाँ पे देखो, अगर 3 रख दूंगा तो 9/2 प्लस 3/2, ये 12/2 आएगा 6। ओके। इसका मतलब है कि एफ की जगह कितना आएगा, 3। एफ की जगह 3 आने का मतलब है गैस कैसा है, मोनोटॉमिक। अब जब गैस मोनोटॉमिक है तो अब ध्यान से देखो, मुझे दूसरे ऑप्शन की बात करनी है, यूएबी। यूएबी किसके इक्वल है, F/2 इंटू 3P0 V0। एफ तो 3 है, तो 3/2 इंटू 3 कितना होगा, 9/2 P0 V0। ओके, ये तो यानी कि बी का क्या हो गया, आर। ओके, बी का आर और बी का आर, ये दोनों में मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। ओके। अब उसके आगे बढ़ते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस, सीवी की बात करते हैं। सीवी F/2 इंटू आर होता है ना। ओके। F/2 इंटू आर मतलब F3 है, 3/2 इंटू आर। 3/2 इंटू आर तो 1.5 आएगा, तो डी का हो गया पी, और डी का हो गया पी, यहाँ पे डी का एस है। इसका मतलब क्या है, तो ये गलत हो गया, तो बचा क्या, केवल एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है। ओके। चलिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके। तो इस प्रोसेस में प्रेशर चेंज हो रहा है 2 एटीएम टू फाइनल प्रेशर ऑफ 16 एटीएम। ओके। और टेम्परेचर आपको गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वर्क डन ऑन गैस? ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर बढ़ा है यानी वॉल्यूम कम हुआ है, वर्क डन नेगेटिव है। बट मुझे ऑन द गैस बताना है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा। अब ये क्वांटिटी कितनी आएगी, चलिए हम लोग केवल वैल्यू में इंटरेस्टेड है। वैल्यू क्या होती है, ये होता है NRT, वर्क डन इज इक्वल टू लॉग एलएन बेसिकली। ओके। और ये किसके इक्वल होता है, V2/V1, ये फाइनल प्रेशर बाई फाइनल वॉल्यूम बाई इनिशियल वॉल्यूम। और इसी को अगर हम प्रेशर के टर्म में लिखते हैं तो ये होता है NRT एलएन। ओके। और ये आ जाएगा P1 बाई क्या हो जाएगा, P2। ओके। इसमें सारी वैल्यू पुट करो, नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होंगे, कितना दिया हुआ है, 2 मोल। ओके, तो 2, गैस कांस्टेंट 8.3। ओके, इनटू टेम्परेचर टी, टेम्परेचर आपको कितना दिया, 27। 27 को सॉल्व करेंगे तो 27 और प्लस 273, ये 300 के आसपास आएगा। ओके। इनटू लॉग P2, P1 बाई P2। P1 किसके इक्वल है, P1 है 2, और P2 किसके इक्वल है 16। ये आपका 1/8 आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ही हमको बताना है क्योंकि ऑर्गन ऑन गैस बताना है। इंटू 8.3 इंटू क्या होगा, 300 इंटू लॉग क्या आएगा, 8 आएगा, है ना। ओके। अब इस लॉग 8 की वैल्यू नहीं पता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको लॉग 8 को आप थोड़ा सा सॉल्व कर लो। लॉग 8 जो होगा वो होगा लॉग का होल क्यूब। ओके। यानी कि ये हो जाएगा 3 log 2। ओके। और 3 इंटू लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010, है ना। ओके। ये अप्रोक्सीमेटली 0.9 के आसपास आ जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व कर लो यहाँ पे, और ये आएगा 2 इंटू 8.3 इंटू 300 इंटू 0 पॉइंट क्या होगा, 9। ओके। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, इसको मैच कर लीजिएगा, ये आंसर जूल में है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ गैसियस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और उसके बारे में हमें बात करनी है। तो देखो, हमें यहाँ कॉलम को देखो, ये अलग-अलग प्रोसेसेस हैं, और यहाँ पे वर्क डन इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, उससे ज़्यादा है, हीट इंटरनल एनर्जी के इक्वल है, या हीट वर्क डन के इक्वल है, ये कहाँ-कहाँ सही होगा? ओके। सबसे आसान प्रोसेस जो मुझे फ़ील होता है, वो है आइसोकोरिक, है ना?
बी के बारे में, एडियाबैटिक में तो दोनों होगा, क्योंकि एडियाबैटिक में प्रेशर चेंज, प्रेशर कांस्टेंट है, वर्क डन भी होगा, इंटरनल एनर्जी का चेंज भी होगा, हीट भी जाएगा, है ना। ओके, तो इसमें क्या होगा ये तो अभी छोड़ दो। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और वर्क डन क्या होगा, जीरो। हम बी के बारे में बात करें। अब जब वर्क डन जीरो होगा तो डेल्टा क्यू ही किसके इक्वल होगा, डेल्टा यू के इक्वल होगा। डेल्टा क्यू और डेल्टा यू बराबर है आइसोकोरिक में, यानी कि बी का तो आर हो गया। बी का क्या हो गया, आर। ध्यान से देखो बी का आर कहाँ है, बी एस बी पी बी आर, केवल एक ही ऑप्शन है और वही करेक्ट है। ठीक है, हाँ, केवल यही एक करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। आप अगर कुछ और चाहो चाहो तो एडियाबैटिक से सॉल्व कर लो। एडियाबैटिक का डेल्टा क्यू क्या होता है, जीरो होता है। अब डेल्टा क्यू जीरो होने का मतलब डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू भी क्या होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा यू और डेल्टा डब्ल्यू माइनस एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होंगे। डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा यू एक दूसरे के इक्वल अपोजिट है, यानी एडियाबैटिक का पी सही होगा, सी का पी है। सी का पी, ध्यान से देखो, सी का आर, सी का आर, सी का आर, सी का पी, अभी भी आपका फोर्थ सही है ना। तो कोई एक सॉल्व कर लो तो भी काम हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बताते हैं। यंग्स मॉडुलस किसी मटेरियल का किस पे डिपेंड करता है, भाई यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट है, वो नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, और साथ साथ उसमें इम्प्योरिटी और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। जबकि ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं, सेफ साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, फोर्स अप्लाइड पे डिपेंड नहीं करेगा, केवल किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, pressure of fixed mass of gas is changed in such a manner that gas released 20 joule of heat when 8 joule of work was done on the gas। on the gas का मतलब वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है और वो कितना है, 8 है, और गैस ने हीट रिलीज किया है, इसका मतलब है डेल्टा क्यू नेगेटिव है, और ये कितना है, -20 जूल है। इफ इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज वाज 30 जूल, तो फाइनल कितना होगा, पहले हम डेल्टा यू प्रेडिक्ट कर लेते हैं, उसके बाद काम हो जाएगा। एक बात बताओ, डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस किसके इक्वल होता है, डेल्टा डब्ल्यू। ओके, ये है -20 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या होगा, 8। ओके, अब इसको सॉल्व करिए और डेल्टा यू की पहले वैल्यू बताओ। ये डेल्टा यू इधर से जाएगा, ये माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, 28, है ना। ओके, ये -28 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। सच अ मैनर गैस रिलीज 20 जूल ऑफ हीट व्हेन 8 जूल ऑफ वर्क वाज डन ऑन द गैस, वर्क डन वाज पॉजिटिव। ओके, ये नेगेटिव है, डेल्टा क्यू नेगेटिव है, डेल्टा यू फाइंड आउट करना है, और वर्क डन आपको दे रखा है 8 जूल, है ना। ओके, अब इस 8 को उधर लेके जाएंगे, -28 है, बट ये इंटरनल का चेंज है, यानी कि ये फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो है -28, और मुझे फाइनल बताना है, यानी इनिशियल में से आप 28 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और इनिशियल कितना है, 30, और इसमें से 28 को माइनस करेंगे, आपको आंसर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 जूल के आसपास आ जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 50 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और एक किसी कैलोरीमीटर में रखा जाता है जिसमें 100 ग्राम वाटर है 30 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, इफ थर्मल कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज जीरो, मतलब हमें कैलोरीमीटर के बारे में नहीं सोचना है। नेट अमाउंट ऑफ आइस लेफ्ट इन दी मिक्सचर एट इक्विलिब्रियम, कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शंस को पढ़ो, कहीं जीरो नहीं है, इसका मतलब है कि पूरी पूरी आइस मेल्ट नहीं है, कुछ तो बची है, कुछ बची है, इसका मतलब वाटर और आइस दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों है सिस्टम में, मतलब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पानी था जो 30 डिग्री सेल्सियस पर था, ये पहुंच जाएगा कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब इसे यहाँ पहुंचने के लिए कितनी हीट चाहिए जरा बताओ आप, ये चाहिए एम एस डेल्टा टी। अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर इज 100, एस 1 एंड डेल्टा टी कितना है, टी है। ओके, और ये कहाँ से आएगा, ये आएगा आइस कुछ मेल्ट होगा, है ना, इनटू क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो मास ऑफ आइस मेल्ट कितना होगा, ओके, आइस मेल्ट आएगा 100 इंटू 30 बाई लेटेंट हीट, लेटेंट हीट किसके इक्वल होता है, 80। इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करने के बाद ये आएगा 300/8, 300/8, और इसे सॉल्व करने के बाद ये आ रहा है 37.5, हाँ 37.5 ग्राम इसके आसपास आ जाएगा। ठीक है, इतना आइस तो मेल्ट हो गया ना, हमें पूछा गया कितना आइस लेफ्ट है ना, बचा हुआ कितना है, तो टोटल 50 ग्राम था, उसमें से 37.5 को आपने मेल्ट करा दिया, तो बचा कितना, 12.5, और यही आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। velocity of mean position of a particle, velocity at mean position of a particle executing SHM is v। एक बात बताओ, मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है ये तो सबसे मैक्सिमम होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ए ओमेगा, और यही है v, यानी ए ओमेगा की वैल्यू आपको गिवन है, और हमें बताना है वेलोसिटी इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो किसी जनरल पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है एट एक्स, ये किसके इक्वल होता है, ओमेगा अंडर रूट
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और हमें पुट क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड मतलब ए बाई टू, ला के रखो इसको, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, ए बाई टू का होल स्क्वायर, ये आएगा ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, और सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा रूट थ्री ए ओमेगा बाई टू, ये आंसर है। तो हमें आंसर तो वी के टर्म में लिखाना है, ए ओमेगा जो है वही तो वी गिवन था, इसको वी लिख दो, यानी रूट थ्री वी बाई टू, ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, और ये कौन सा है, थर्ड आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और फिर से यहाँ पे हमें कुछ एक डायग्राम दिया है प्रेशर टेम्परेचर का, ओके, और हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है ना, ओके। तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं, ये प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है, हम ए के बारे में बात करते हैं। ए को ध्यान से देखो, ए में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये तो बन गया आइसोथर्मल, ये क्या बन गया, आइसोथर्मल। ऐसे ही अगर हम बी के बारे में बात करें, बी में क्या सही है, बी में प्रेशर कांस्टेंट है, उसे देखो प्रेशर में चेंज नहीं हो रहा, ऊपर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, नीचे जाएगा तो प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर में कोई चेंज नहीं हुआ है, इसका मतलब बी कैसा प्रोसेस है, बी है आइसोबारिक, है ना, आइसोबारिक प्रोसेस है। अब हम बात करते हैं सी में, सी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, इसका मतलब सी में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, मतलब कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और एक ऐसा प्रोसेस है आइसोकोरिक प्रोसेस है, ओके, ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। डी जो प्रोसेस है ये पता नहीं कैसा कर्व है, तो इसके बारे में हम एग्जैक्ट प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकते हैं, तो आइए इतने से हमारा आंसर हो जाएगा। Okay, हमें करेक्ट बताना है, ए आइसोथर्मल है, यहाँ ए आइसोबारिक दिया, ये तो गलत हो गया। बी हमारे पास आया था आइसोबारिक, ये दे रखा है एडियाबैटिक, ये भी क्या है, गड़बड़ है, ठीक। और सी जो है वो है आइसोकोरिक, यहाँ पे सी आइसोकोरिक है, तो ये सही है, और डी इन्होंने आइसोथर्मल बोला था, डी आइसोथर्मल है कि नहीं है, डी आइसोथर्मल है, इससे करेक्ट पूछा गया था ना, हाँ, तो ये गलत होगा, डी तो जो हमारे पास है ये पता नहीं क्या है, हमें कोई पता नहीं है, आइसोथर्मल तो ए है ना भाई, ठीक, इसका मतलब है कि आंसर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये बेसिक सा प्रॉब्लम है भाई, ये सबको याद भी है, ओके। हमें क्या करना होता है, दो रिलेशंस हैं, आपको दे रखा है स्पीड, स्पीड ऑफ एसएचएम v1 है एट पोजीशन x1, ओके, एंड v2 इज एट पोजीशन x2, ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, एसएचएम का फॉर्मूला लगाते हैं, v1 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या होगा, x1 स्क्वायर, एंड सिमिलरली v2 स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट हटा दिया मैंने स्क्वायर करके, और ये कितना होगा, एक्स टू स्क्वायर होगा। अब हमें करना क्या है, हमें बताना फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो आप कुछ भी करके इसको इसको एक काम करो, इसको माइनस कर दो, ओके, इसको माइनस करोगे तो ये आएगा वी टू स्क्वायर माइनस क्या होगा, वी वन स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वन स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स टू स्क्वायर, ओके। ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई एक्स वन स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स टू स्क्वायर, और इसकी वैल्यू होती है टू पाई ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके, और मुझे निकालना है फ्रीक्वेंसी, इस टू पाई को आप क्या करो, नीचे कर दो, तो वन बाई टू पाई वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर, है ना, यहाँ पे वी वन वी टू को पहले भी लिख सकते हो, ज्यादा आगे भी लिख सकते हैं, तो यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ही पूछा हुआ है आपसे, ओके। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और एक डायग्राम दिया हुआ है, फिर से ये पीवी डायग्राम है ना, ओके, और इस पीवी डायग्राम में हमें बताना है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहाँ से बताना है, एट स्टेज सी, अच्छा नहीं चेंज नहीं बताना है भाई, यहाँ की इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करनी है, एक एक करके पढ़ना शुरू करते हैं। ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम प्रेशर इज शोन इन फिगर इफ यू ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ की कोई इंटरनल एनर्जी नहीं है, इसको जीरो मान लिया गया, ठीक है, चलिए कोई नहीं, यू बी इज इक्वल टू 20, तो यहाँ का इंटरनल एनर्जी है 20 जूल, ओके गुड। अब बी से सी के बारे में बात करते हैं, बी टू सी एनर्जी गिवन इज 30 जूल, ओके, एक बात बताओ, बी से सी तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वर्क डन जीरो होगा, अब वर्क डन जीरो होगा तो जितना भी आपने हीट एनर्जी दिया है सब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में चला जाएगा, है ना, okay. तो यानी कि आपने 30 जूल एनर्जी दी है, तो ये 30 जूल इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा देगा, पहले ये कितना था 20, 30 और आपने दे दिया तो ये कितना बचेगा 50 जूल, तो यहाँ का इंटरनल एनर्जी है 50 जूल, यही आपसे पूछा था कि स्टेज सी पर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, वो है 50 जूल, ओके। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट वन, एक डायग्राम है भाई, कैसा डायग्राम है, पीवी डायग्राम है साइक्लिक प्रोसेस का, और हमें उसका प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ बताना है, कोरेस्पॉन्डिंग कौन सा होगा।
तो ये ऐसे सवालों में आपको कुछ खास नहीं करना है। ये देखो पहचानो इसको, ये बी टू सी और डी टू ए ये दोनों आइसोबारिक प्रोसेस हैं। तो यहाँ पे बी टू सी और डी टू ए आइसोबारिक ही रहेंगे, है ना? ओके, बी टू सी ये तो गलत हो गया, है ना? बी टू सी आइसोबारिक नहीं है। बी टू सी है ना? और डी टू ए ये आइसोबारिक है, तो ये भी हो सकता है। अब उसके बाद क्या हुआ? ये दोनों ए से बी और सी से डी आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा, ऐसा कर्व तो नहीं बनेगा। इसका मतलब केवल और केवल कौन सा सही है? फर्स्ट आंसर ही सही है आपका, ठीक है? चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दे रखा है कोई एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है और उसका मुझे मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करना है। एक बात बताओ, आप ऐसा कुछ पढ़े होंगे पीवी पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और कोई भी गैस इस जनरल रिलेशन को फॉलो करती है, इसकी मोलर स्पेसिफिक हीट होती है सी इक्वल टू सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है? पी इक्वल टू है ए टाइम्स ऑफ वी स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पी वी टू द पावर माइनस टू इक्वल टू ए विच इज कॉन्स्टेंट। इससे हम कंपेयर करें तो यहाँ पे x की जगह 2 ना होगी, क्या होगी? -2 होगी। और अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट इक्वल टू Cv प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। Cv किसके इक्वल होता है? ये होता है F बाई 2R प्लस R अपॉन 1 माइनस माइनस ऑफ 2। ओके, एफ आर बाई 2 प्लस आर बाई 3। और ये कैसी गैस है? मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, ट्राइएटॉमिक है? ये पहले पहचानना पड़ेगा। डायटोमिक गैस है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके इक्वल है? 5। तो इसको सॉल्व करेंगे 5r/2 और प्लस कितना होगा? r/3। इसको सॉल्व करो, नीचे आएगा 6 और ऊपर आएगा 15 प्लस 2 17। 17r/6 ऐसा कोई आंसर है आपके पास? जी हाँ, पहला ही आंसर है और वही आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। ये जनरल रिलेशन है आपके लिए किसी भी प्रोसेस का मोलर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करने का, ये लर्न होना चाहिए हम लोग को। ओके, आगे की बात करते हैं। एक कोई पीवी डायग्राम है और उसमें एक साइक्लिक प्रोसेस है। जैसे ऐसे समझिए, ए से पहले गया वो सी, सी टू बी एंड बी टू डी, डी टू ए आ रहा है। ओके, इस प्रोसेस में हमें कंप्लीट साइकिल का वर्क डन बताना है। एक बात बताओ, वर्क डन आप पढ़े हो, इसमें एरिया ऑफ लूप के बराबर होता है ना? साइक्लिक प्रोसेस में लूप की एरिया होती है। तो लूप कौन सा है? ए सी बी डी ए, यही है। ए सी बी डी ए, अगर इस लूप का हम एरिया निकाल लेते हैं तो वर्क डन आ जाएगा। इसमें P1 A डैश B डैश का कोई काम नहीं है, इन लोग को भूल जाइए आप। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। 23 ये एक वेव की इक्वेशन है और हमको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करना है। दो कांस्टेंट्स हैं ए और बी या अल्फा एंड बीटा एंड वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। आइए देखते हैं क्या होगा। आप जो पढ़े हो y इज इक्वल टू वाई एक्स टी इज इक्वल टू ए, यहाँ पे साइन या कॉस कुछ भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, है ना? ओके, यानी टी का कॉफिशियंट जो होता है वो ओमेगा होता है और ये एक्स का कॉफिशिएंट क्या होता है? अल्फा। तो एक बात बताओ, यहाँ पे कंपेयर करें तो अल्फा ही जो है वो वेव नंबर है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? इसकी वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा। ओके, क्या यहाँ पे वेवलेंथ गिवन है आपको? जी हाँ, वेवलेंथ गिवन है 0.08 मीटर। तो इसको हम बोलेंगे 2 पाई बाई 0.08, है ना? ओके, अब इसको सॉल्व करोगे 200 मतलब ये 1/4 हो जाएगा, ये तो 25 के आसपास आ जाएगा, है ना? ये आएगा 25 पाई। ये किसकी वैल्यू है? अल्फा की वैल्यू है। ऐसे ही बीटा निकालें अगर हम लोग तो टी का कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। टी का कोएफिशिएंट है बीटा और बीटा टी का कोएफिशिएंट किसके इक्वल होता है? ओमेगा के इक्वल होता है। यहाँ पे ओमेगा गिवन है कि टाइम पीरियड गिवन है? टाइम पीरियड गिवन है, तो ओमेगा को हमने क्या लिख दिया? 2 पाई बाई टी। ओके, और 2 पाई बाई टी, टी की जगह क्या लिखें? 2। ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बचेगा। यानी बीटा जो है वो पाई है और अल्फा जो है 25 पाई है। ओके, बीटा पाई है और अल्फा क्या है? 25 पाई है, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। और क्या बोला गया है कि हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं जो एसएचएम कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन पे एम्पलीट्यूड आपका सेम है टी और बोथ आर पार्टिकल्स आर इक्वल, है ना? एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड इक्वल है। अब लेकिन दोनों की पोजीशंस अलग अलग हैं और हमें ये बताना है कि ये कब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ऐसे जितने भी सवाल होते हैं ये हम लोग टू पार्टिकल एसएचएम बोलते हैं, इसको हमेशा फेजर से करेंगे। फेजर हमारे लिए सबसे इजीएस्ट मेथड होगा करने के लिए, ठीक है ना? अब देखो, पहला एक जो पार्टिकल है वो ए पर है और एक है -a/2 पर। आप एक फेजर बनाइए, ओके ऐसे, ओके एक फेजर डायग्राम बनाइए। ये पार्टिकल, पहले पार्टिकल कहाँ पे था? x इज इक्वल टू ए पे। पहला वाला पार्टिकल तो यहाँ है, ये पार्टिकल 1 है। ओके, ये पार्टिकल ए है।
1 और एक दूसरा जो पार्टिकल था वो -a/2 पे था। -a/2 कहीं यहाँ पे होगा, इसके कोरेस्पॉन्डिंग जो फेज़र होगा वो कहीं यहाँ पे होगा, ऐसे, है ना? एक ओके, ये 2 पार्टिकल है और ये 1 है, ओके? अब मुझे एक बात बताइए आप, ये एंगल कितना होगा? ये तो 60 डिग्री होगा, है ना? ये a/2 है तो 60 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल कितना होगा? ये आएगा 120 डिग्री, समझ गए? ओके। सुनो, ये फेजर कैसे मूव करेगा? फेजर मूव करता है ऐसे क्लॉकवाइज, है ना? इस तरीके से जब पार्टिकल आगे पीछे मूव करेगा तो कोरेस्पॉन्डिंग प्रोजेक्शन ऐसे मूव करता है, ठीक है? अगर ये 60 डिग्री है तो इसके और दोनों का टाइम पीरियड सेम है, दोनों सेम ओमेगा से घूमेंगे तो दोनों में सेम क्या होगा? एंगल होगा। जब ये दोनों मिलेंगे तो मिलने का मतलब होता है दोनों का पोजीशन एक ही हो जाना। दोनों का पोजीशन एक तभी हो सकता है जब ये 1 घूमते-घूमते नीचे आ जाए और 2 घूमते-घूमते यहाँ पे आ जाए, ऐसे। ये 1 हो जाए और ये 2 हो जाए और एम्पलीट्यूड अगर सेम है तो ये दोनों का एंगल बराबर-बराबर होगा तभी तो इन दोनों का प्रोजेक्शन एक जगह मैच करेगा। मतलब ये एंगल भी 60 डिग्री होगा और ये ऊपर वाला भी एंगल क्या होगा 60 क्योंकि टोटल एंगल 120 है तो हाफ हाफ हो जाएँगे तभी मिलेंगे। अब जब ये हाफ हो गया तो एक बात सोचिए ज़रा, एक पार्टिकल 1 पहले यहाँ था और यहाँ से यहाँ गया है। तो ये पार्टिकल 1 कितना चला है? पार्टिकल 1 चला है 60 डिग्री, ओके और आपको इतना पता है कि 360 डिग्री चलने में कितना टाइम लगता है? टोटल टाइम पीरियड टी 60 डिग्री चलने का टाइम पीरियड कितना लगता है? टाइम कितना लगता है? t/6 यानी 1 को लगा t/6 और 2 को भी t/6 ही लगेगा मतलब दोनों तो एक ही बराबर चल रहे हैं, ओके टाइम सेम लगेगा। तो किसी एक का टाइम निकाल लो तो ओवरऑल टाइम आ जाएगा। यही है आपका आंसर। ठीक है? ओके, ये थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स तरीके से मैंने बताया। ये सही तरीका है आपको करने का। अगर आप इक्वेशंस में जाते हैं, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व ना कर पाएँ या थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स कर पाएँ। इस मेथड पे आप ध्यान रखिएगा, इसमें प्रैक्टिस जितना अच्छा करेंगे, उतना जल्दी क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना? चलो, हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं। इसमें एक कंटेनर मान लो ए है, ओके, और एक कंटेनर है बी, ओके। और मुझे क्या करना है, इनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के रेशियो के बारे में बताना है। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जहाँ पे भी आता है, हम केवल इंटरेस्टेड हैं मोल में और किसी में नहीं है। पहले एक-एक करके बात करते हैं। साइज़ ऑफ कंटेनर बी इज़ डबल दैट ऑफ ए। इसका मतलब ए को अगर वी मान लेते थे, इसको क्या मानेंगे? 2v मान लेंगे। गैस इन बी इज़ एट डबल प्रेशर एंड टेम्परेचर देन इन ए। इसका बी का जो प्रेशर है वो 2p है और 2t है और यहाँ का प्रेशर p और क्या है? T है। ओके, तो ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स ए का निकालेंगे तो ये तो पीवी बाई आर टी आएगा, है ना? ओके, और नंबर ऑफ मोल्स इन बी निकालोगे तो p की जगह 2p, v की जगह 2v बाई r इंटू t की जगह भी 2t आएगा। ये तो 2 टाइम्स ऑफ pv बाई आरटी आएगा। यानी इसका नंबर ऑफ मोल्स डबल है बी में, यानी कि बी के मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? डबल होंगे। एनबी बाई एनए किसके इक्वल होगा? 2/1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें ये बहुत ही पुराना किसी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर स्टीयरिंग अ लिक्विड कंडक्शन, रेडिएशन एंड कन्वेक्शन। ओके, तो किसी लिक्विड को स्टीयर कर रहे हैं आप ऊपर से, इसका मतलब आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं। उसमें ग्रेविटी का कोई ज्यादा यूज नहीं है। बट अब हम बात करेंगे कंडक्शन। कंडक्शन मीडियम के थ्रू होता है, उसमें भी ग्रेविटी का रोल नहीं है। रेडिएशन में किसी चीज की जरूरत है नहीं। हाँ, कन्वेक्शन तभी होता है जब आपके लिए ग्रेविटेशन होगा, मतलब किसी अगर आउटर स्पेस में जाते हैं कन्वेक्शन नहीं हो। कन्वेक्शन का मतलब होता है जब लिक्विड और एयर्स के बीच में हीट का फ्लो होता है, उसमें मॉलिक्यूलर ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर डेंसिटी टू लोअर डेंसिटी या लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर जोन, इनके बीच में एक करंट बनता है जिससे कन्वेक्शन करंट बोलते हैं, तो उसमें ग्रेविटी का रोल होता है। तो यही एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे ग्रेविटी चाहिए, बिना ग्रेविटी का नहीं होगा। आइए, एक पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है पार्टिकल का, देख करके सबको पता है कि एसएचएम हो रहा है और इसका एम्पलीट्यूड है 0.2 मीटर और इसका टाइम पीरियड है 2 सेकंड। यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पे जाने में 2 सेकंड लग रहा है। हमें बताना क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। भाई मैक्सिमम वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? ए ओमेगा। एम्पलीट्यूड कितना है? 0.2 और ओमेगा कितना होता है? 2 पाई बाई टी और टी भी कितना है? 2। एक फट गया, कितना आया? 0.2 टाइम्स ऑफ पाई। इसके अलावा कुछ है ही नहीं। कौन सा है? थर्ड ऑप्शन है। ओके, बहुत ही आसान और बेसिक लेवल का सवाल था। आगे की ओर बढ़ते हैं और एक प्रॉब्लम है, इसमें पूछा गया आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ आइडियल गैस एट प्रेशर पी। गैस का प्रेशर पी है, ओके। दो ही तरीके के बल्क मॉडुलस होते हैं, एक आइसोथर्मल जो प्रेशर के इक्वल होता है और एक एडियाबैटिक होता है जो किसके इक्वल होता है? गामा टाइम्स ऑफ प्रेशर के इक्वल होता है ना? ये दो प्रोसेस के लिए होते हैं। किसी और प्रोसेस की बात करेंगे तो अलग आएगा, है ना? क्योंकि गैस का बल्क मॉडुलस जो है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये हमको रिजल्ट याद है और ये किसके इक्वल होगा? ये प्रेशर के इक्वल होगा। अगर आइसोथर्मल है तो। एडियाबैटिक होता तो ये आंसर होता और ये दोनों तो कभी होंगे, कभी नहीं होंगे, डिपेंड
प्रोसेस। ओके, आगे की तरफ आते हैं। एक कोई पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है, मुझे वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर के बीच का ग्राफ बताना है, ठीक है? ओके, सब में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही है। पहले रिलेशन बताओ, वी किसके इक्वल होता है? ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस क्या होता है? एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर कर दो। वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ओके, ये तो कांस्टेंट है, ये आपके लिए वाई है, ये कांस्टेंट है माइनस, ये कोई कांस्टेंट है एम, और ये एक्स स्क्वायर ही एक्स है, एक्स स्क्वायर को एक्स बोल दिया। ये किसका ग्राफ है भाई? ये तो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन, इसका स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ऊपर से शुरू होगा और ये धीरे धीरे नीचे की ओर आएगा, स्ट्रेट लाइन, केवल एक ही ग्राफ है ऐसा। ठीक है, ओके, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। कुछ पार्टिकल्स और उनकी वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है और मुझे बताना है एवरेज वेलोसिटी। बात बताओ, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जितनी भी वेलोसिटीज हैं सबका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल हैं, कितने से चल रहे हैं? एक से, प्लस चार ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो दो से चल रहे हैं, छह ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो थ्री से चल रहे हैं, और एट ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनकी स्पीड फोर है, और प्लस टू ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं विच आर मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 2, है ना? ओके, ये है आपकी पूरी कहानी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे तो दिख रहा है हमको 22 आते हुए, ऊपर कितना दिख रहा है? ये आएगा 2 प्लस 8, 2 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 32, और प्लस कितना होगा? 10। ये पूरी कहानी है, इसके बाद आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। इसको सॉल्व करोगे तो 3.2 मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, एग्जैक्ट आएगा 3.18, और उसको सॉल्व करने के बाद 3.2 मिल जाएगा। ठीक है, आइए, एक ट्रांसवर्स वेव है स्ट्रिंग के अंदर, और उसमें वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी का एक रिलेशन होता है। पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस ऑफ वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्लोप। ये रिलेशन आपको याद होगा, dy बाई dx, और इसी के बारे में पूछा था। ये कौन सा रिलेशन? ये आप थर्ड वाला रिलेशन है, ओके, सॉरी फर्स्ट रिलेशन है, और यही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो है एक एसएचएम का, और इसमें बोला क्या गया है कि किसी पार्टिकल की, जो एसएचएम कर रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी 1/n टाइम्स है इसके किसकी? पोटेंशियल एनर्जी की, और एम्पलीट्यूड ऑफ एसएचएम ए दिया हुआ है, तो बताइए उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/n टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसा आपको गिवन है। तुम फॉर्मूला लिख दो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/n टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कुछ चीजें कैंसिल हो जाएंगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल होगा। ओके, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/n टाइम्स ऑफ क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, n से मल्टीप्लाई कर दो इधर से, n इंटू ए स्क्वायर माइनस एन इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे x बताना है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस वन टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, तो x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? n बाई एन प्लस वन, जिसका मुझे रूट लेना है, और बाहर क्या आएगा? a, ऐसा कुछ रिलेशन आएगा। और ये तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट कर रहा है? थर्ड ऑप्शन को करेक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और मुझे क्या बताना है कि ये तो प्रोसेसेस हैं, है ना? दो मतलब क्या है? टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ है। दो सब्सटेंसेस हैं ए एंड बी, जिनके मासेस सेम है एम, एंड हीटेड यूनिफॉर्म रेट ऑफ 6 कैलोरी पर सेकंड। मतलब हमने इनको हीट दिया एक कांस्टेंट रेट से। ओके, तो अब हमें बस ये बताना है, सिमिलर कंडीशन में ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड टाइम दिया है, रेशियो ऑफ हीट एब्जॉर्ब एच ए डिवाइडेड बाई एच बी, एच ए बाई एच बी बाई देम फॉर कंप्लीट फ्यूजन। फ्यूजन कहाँ हो रहा है? तुम ऐसे समझो, ये सॉलिड था, ये सॉलिड पहले उसका टेम्परेचर बढ़ा 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 बढ़ा, फिर ये क्या हुआ? टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मतलब अब यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है, और ये फेज फ्यूजन को ही दिखा रहा है कि सॉलिड अब मेल्ट होकर लिक्विड बन रहा है, फिर से इस लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है। तो जो ए है उसका फ्यूजन कितने, कहाँ से कहाँ हो रहा है? 2 सेकंड से लेकर के 6 सेकंड के बीच में हो रहा है, यानी टाइम ऑफ ए फॉर फ्यूजन इज इक्वल टू 4 सेकंड। देखो, टाइम ऑफ ए फॉर फ्यूजन कितना है? 6 सेकंड, और 4 सेकंड फ्रॉम 2 to 6। सिमिलरली टाइम ऑफ फ्यूजन फॉर बी स्टार्ट फ्रॉम 4 to 6 और 7 के बीच में है, तो ये 6.5 मान लेते हैं। ओके, ये 6.5 दिख रहा है यहाँ पे, तो 4 to 6.5 टाइम ऑफ बी आएगा कितना? ये आएगा 2.5 सेकंड, है ना? ओके,
ये 2 चीज़ें आ गई, अब हमारा काम हो गया। हीट ऑफ ए बाय हीट ऑफ बी इक्वल टू रेट ऑफ सप्लाई यानी कि dq बाय dt, ये तो दोनों के लिए बराबर है, इनटू टाइम ऑफ ए अपॉन dq बाई dt और रेट ऑफ हीट सप्लाई इनटू टाइम ऑफ बी। ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये TA बाई TB ही बचेगा, इसकी वैल्यू होगी 4/2.5, है ना? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8/5 आ जाएगा। ओके, और 8/5 ऐसा कहीं है आंसर में आपका? जी हाँ, थर्ड ऑप्शन आपका दिख रहा है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। एक हमारे पास स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है, मतलब एक पूरा सेटअप है पूरा, और उसमें हमको ये पहचानना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सबका टाइम पीरियड निकालेंगे नहीं, कुछ हम लोग को याद है। सिंपल टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की जगह हम स्प्रिंग का इक्विवेलेंट कांस्टेंट लिख देंगे, चाहे सीरीज में होगा तो उसका लिख देंगे, पैरेलल में होगा तो उसका लिख देंगे। पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देते हैं और सीरीज में रजिस्टर का उल्टा जुड़ता है। ये पूरा क्या, स्प्रिंग रजिस्टर का उल्टा जुड़ता है। तो ये देखो, ये दोनों पैरेलल में है ए, तो इसका टाइम के की जगह हो जाएगा k1 प्लस k2, तो 2 पाई अंडर रूट एम बाई k1 प्लस k2। तो ये पहले वाले का क्यू हो जाएगा, ए का क्यू हो जाएगा, है ना? ए का यहाँ पे पी है, पहला गलत है, दूसरा सही हो सकता है, ए का पी है, चौथा भी गलत है, यानी कि 2 और 3 में कोई आंसर सही होगा। बी का पी है, बी का पी है, मतलब हम सॉल्व नहीं करेंगे। सी और डी को सॉल्व करना है, मतलब सी डी की तरफ चलते हैं। सी कौन है? सी तो ये है, देखो, के और के, ये के और के दिख रहा है, ये दोनों सीरीज दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में पैरेलल है। इसको एक्स डिस्प्लेस करोगे तो ये भी एक्स खींचेगा, तो एक्स सेम है तो ये पैरेलल है। पैरेलल में के प्लस के कितना होता है? 2 के, इसका टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई 2 के। ये तो एम बाई 2 के यहाँ पे आ रहा है, ये तो एस है, सी का एस है, सी का यहाँ पे आर था और सी के यहाँ पे एस था। इसका मतलब क्या है? ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? थर्ड करेक्ट है, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और 35 की तरफ बढ़ते हैं। दो वेव हैं जिनकी इंटेंसिटी I1 और I2 है, वो दोनों लोग सुपर इम्पोज कर रहे हैं कहीं पर, दे आर ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन और मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सुपर पोजिशन कर रहे हैं। सुपर पोजिशन कर रहे हैं तो सम ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है √I1 प्लस √I2 का क्या होता है? होल स्क्वायर। और मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है √/I1 माइनस √/I2 का होल स्क्वायर। और मुझे इन दोनों का सम करना था, तो जब हम सम करेंगे, इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये आएगा और ये भी आएगा, ये आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √I1 प्लस क्या हो, I1 इंटू I2 होगा, और यहाँ पे आएगा I1 प्लस I2 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √I1 I2। ओके, जब अब इनको ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, I1 प्लस I2 I1 प्लस I2, ये आएगा 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, है ना? ये इनका सम है और ये कौन सी वैल्यू है? ये केवल फोर्थ बन सकता है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम है, इसमें एक प्रोसेस है ए से बी, पीवी डायग्राम आपको गिवन है और आपको बताया जा रहा है कि कितना हीट लग रहा है ए से बी का, और गैस कौन सी है? हीलियम है। हीलियम गैस मतलब मोनोएटॉमिक, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पहले एक बात बताओ, हीट निकालने के लिए दो ही काम करने, वर्क डन और इंटर एनर्जी। पहले हम वर्क डन बताते हैं। वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन हो जाएगा ये ए से बी का हाफ, इसकी एरिया निकालनी होगी। ओके, हाफ इसका बेस कितना है? वी नॉट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड पी नॉट प्लस 2 पी नॉट, ये कितना आएगा? 3 पी नॉट। तो वर्क डन तो आ गया 3/2 पी नॉट वी नॉट, ये वर्क डन आ गया। अब हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज बताना, डेल्टा यू, ये होता है F/2 NR डेल्टा टी। NR डेल्टा टी को हम ऐसे लिख सकते हैं P2V2 माइनस क्या होगा? P1V1। F किसके इक्वल है? 3/2 P2V2 2 P नॉट 2 V नॉट, 4 टाइम्स ऑफ P0 V नॉट माइनस ये होगा P0 V नॉट, ये आएगा 9/2 टाइम्स ऑफ P0 V नॉट। ओके, ये इंटरनल एनर्जी आ गया। अब आपको हीट गिवन निकालना, डेल्टा क्यू, ये किसके इक्वल होता है? इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस वर्क डन। Internal energy change is 9/2 P0 V0 and plus what? 3/2 times of P0 V0। ओके, ये आएगा 12/2 टाइम्स ऑफ P0 V0 यानी कि 6 P0 V0। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। और कोई आंसर है? जी हाँ, ये कौन सा है? सेकंड आंसर है। ठीक है, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और बोला गया है कि वेलोसिटी एट मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम वी है। मीन पोजीशन की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और ये किसके इक्वल होती है? ए ओमेगा। वी की वैल्यू तो ए ओमेगा है, और वेलोसिटी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे निकालना है। ये अभी अभी निकाला था। हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड की वेलोसिटी जो थी वो रीट √3/2 टाइम्स ऑफ ए ओमेगा आता है ना? ओके, किस किस फॉर्मूले से आया था? वी एट जनरल एक्स इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
और यहाँ पे हमने पुट कर दिया था x इज इक्वल टू ए बाई टू, हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। तो ये वैल्यू आई थी, ए ओमेगा की वैल्यू v गिवन है, तो आंसर हो जाएगा √3v/2, है ना? थर्ड आंसर करेक्ट है। आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसमें ध्यान से देखिए, एक कोई पार्टिकल है, एसएचएम कर रहा है और एम्पलीट्यूड आपको गिवन है कितना, 2 सेंटीमीटर, एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, यानी हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड। न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो ऐसे समझो, ए इक्वल टू है हमारे पास 2, एक्स इज इक्वल टू है 1, इसको हम a बाई 2 लिख सकते हैं। ओके, अब वेलोसिटी जब तुम निकालोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू a बाई 2 पर ये आता है √3a/2, भी जस्ट पिछला क्वेश्चन किया था। ओके, और एक्सीलरेशन कितना आएगा, एक्सीलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ओमेगा ओमेगा को तो ओमेगा ही रहने दो, एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a/2, और बोला कि ये दोनों आपस में बराबर है। ओके, इन दोनों को इक्वेट कर दो। ओके, √3/2 टाइम्स ऑफ a ओमेगा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर a डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, a कैंसिल हो रहा है, एक ओमेगा कैंसिल हो रहा है, ओमेगा की वैल्यू आ रही है √3। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होता है, ओमेगा बाई 2 पाई, है ना? ओके, ये हर्ट्ज में बताना था इसलिए ऐसा किया। ओमेगा की वैल्यू है √3 और नीचे क्या होगा, 2 पाई। यही आपका सही आंसर होगा, और ऐसा केवल थर्ड में है ना? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, और हमें बोला गया कि एक ट्रैवलिंग वेव है y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx, किसी स्ट्रिंग में है, इट मीट्स विद अनदर वेव प्रोड्यूसिंग अ नोड एट x इक्वल टू 0, देन इक्वेशन ऑफ अननोन वेव इज। देखिए ध्यान से सुनिए, नोड और एंटी नोड तभी बनेगा जब स्टैंडिंग वेव होगा, है ना? ओके, और स्टैंडिंग वेव क्या होता है, जब दो सिमिलर वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करके सुपर इम्पोजिशन करती हैं, तो जाके स्टैंडिंग वेव बनता है ना? ओके, तो इसका मतलब है कि दोनों सब कुछ सेम होना चाहिए। इसका एम्पलीट्यूड ए है तो इसका भी एम्पलीट्यूड ए होना चाहिए, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है। साथ-साथ ये इस वेव को देखो, यहाँ पे माइनस है। माइनस का मतलब है कि ये पॉजिटिव एक्स में ट्रैवल कर रहा है। जो दूसरी वेव है वो नेगेटिव एक्स में ट्रैवल करनी पड़ेगी, यानी वहाँ पे प्लस होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, ये दोनों माइनस है, तो दोनों ही गलत है। ये पाप है। समझ गए? ओके, अब देखो, इस ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है। अब हमारे पास बोला गया है कि नोड बनने चाहिए x इक्वल टू 0 पे। नोड का मतलब होता है नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होना चाहिए एट एनी टाइम t। टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 होना चाहिए। आइए, हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। मुझे पता है कि आंसर आएगा सेकंड, तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों आएगा। देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब दो वेव मिलते हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके, अगर y1 की वैल्यू है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना? ओके, और दूसरा वाला हम नेगेटिव ले लें तो ये आएगा माइनस ए साइन ओमेगा टी माइनस क्या होगा, के एक्स। ये ऐसा कुछ आएगा, है ना? अब ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसको सॉल्व करोगे तो नोड x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0 आएगा। बट अभी अगर शायद आप ना कर पाए, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ना लगा पाए, तो तरीका और भी है। आप इसमें x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो। जैसे ही तुम x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, है ना? ओके, ये पूरा टर्म 0 है और ये भी टर्म क्या है, 0 है। यहाँ पे a sin ओमेगा टी माइनस a sin ओमेगा टी, ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 0, और हमें यही चाहिए था, है ना? ओके, अगर मैं फर्स्ट वाला मानता कि फर्स्ट सही हो सकता था, यहाँ पे मैं प्लस ए रखता, तो यहाँ पे आता ए साइन ओमेगा टी प्लस ए साइन ओमेगा टी, तो आंसर आता 2a साइन ओमेगा टी। वो 0 तो है नहीं, वो टाइम डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब है कि यही वाला जो सेकंड वेव है वही आपको नोड 0 पे बनाएगा, है ना? स्टैंडिंग वेव जो है ये दोनों बनाएंगे, ये दोनों स्टैंडिंग वेव बनाएंगे, बट हमें एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 पे नोड चाहिए था। नोड मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 चाहिए था, तो वो केवल सेकंड में बन रहा है, पहले में कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप वैल्यू पुट करके चेक कर लीजिए, है ना? कोई जरूरी नहीं कि आप एग्जैक्ट सॉल्व करके बताएं इसको। हाँ, देखो, एक साउंड की वेलोसिटी है और आपको बताना है साउंड की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट गामा पी बाई रो, है ना? ओके, रो डेंसिटी होती है, गामा इसका पॉइजन रेशियो, पी प्रेशर होता है। अगर हम एक चीज आपको ये भी बताएं कि जो ड्राई एयर होता है और जो मॉइस्ट एयर होता है, इसमें कौन ज़्यादा हैवी होता है? ओके, तो ड्राई एयर ज़्यादा हैवी होता है ना? उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए कि उसमें जब हम मॉइस्ट एयर की बात करते हैं, तो उसमें वाटर के वेपर प्रेज़ेंट होते हैं, और वाटर वेपर एयर से तो हल्का होता है ना? उसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है और एयर का 28 के आसपास होगा, तो एयर ज़्यादा हैवी है।
है ना? ठीक। तो ड्राई एयर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवी होती है और जब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है उसमें स्पीड ऑफ साउंड कम होता है। इसका मतलब स्पीड ऑफ साउंड मॉइस्ट एयर में ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू ड्राई एयर। ऑप्शन देख लेते हैं, ये दोनों इक्वल हैं, ये गलत है। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है ना? ओके। और वीएम ग्रेटर देन वीडी, वीएम ग्रेटर देन वीडी। देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शंस सेम आपके प्रिंटेड हैं। इसका मतलब है कि अभी तो ये भी सही है, ये भी सही है इस हिसाब से क्योंकि दोनों एक ही हैं, है कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। एक फिर से एसएचएम की कहानी है। एसएचएम में बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी टी है और पोटेंशियल एनर्जी वी है और इनका मुझे रेशियो बताना है। एक बात बताओ वी बाई टी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बाई काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब कैंसिल होगा यहाँ पे, ठीक है? और वैल्यू किसके इक्वल आएगी? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा कोई आंसर है क्या? थर्ड दिख रहा है आपको और यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है? चलो ये बेसिक फॉर्मूला था, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी। ओके। रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द टू पेंडुलम्स। देखो दो पेंडुलम्स दिया हुआ है दैट बिगन टू स्विंग साइमल्टेनियसली। फर्स्ट पेंडुलम टेक्स 9 फुल ऑसिलेशन व्हेन अनदर मेक्स 7। ओके। देन रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द टू पेंडुलम इज। एक बात बताओ, दोनों का टाइम सेम है तो 9 पेंडुलम, पहला वाला जो पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड मान लो टी1 है तो वो 9 ऑसिलेशन करता है 9 टी1 में और दूसरा उतने में ही 7 करता है तो ये 7 टी2 के इक्वल होगा। 9 टी1 इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ टी2। अब 9 टी1 की जगह किसके इक्वल होता है? 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, है ना? तो एल की जगह एल वन लिख दो। यहाँ पे 7 2 पाई अंडर रूट क्या होगा? एल टू बाई जी। ओके, ये 2 पाई बाई जी 2 पाई बाई जी कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो 9 अंडर रूट एल वन इज इक्वल टू 7 रूट एल टू। होल स्क्वायर कर दो। 81 एल वन इज इक्वल टू 49 L2 और मुझे बताना क्या था? रेशियो ऑफ लेंथ यानी L1 बाई L2 ये आएगा 49 बाई 81। ओके, 49 बाई 81 ये एक आंसर है। समझ गए? चलो एक ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन में मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। एक बात बताओ, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ये एसएचएम जैसा ही होता है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है? ए टाइम्स ऑफ ओमेगा। एम्पलीट्यूड किसके इक्वल है यहाँ पे? वाई नॉट। और ओमेगा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ टी। टी का कोफिशिएंट है 2 पाई एफ। ओमेगा इंटू ये 2 पाई एफ हो जाएगा। ये मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी है। ओके। वेव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो ये आता है कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी कि ये आएगा एफ लैम्डा। वी इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से गुना कर दो। क्वेश्चन में क्या दिया है? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। ओके, यानी कि ये जो वैल्यू है y नॉट इंटू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी किसके इक्वल है? एफ लैम्डा। एफ से एफ क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है और मुझे लैम्डा के बारे में बात करना है। ओके, तो ये बताओ लैम्डा इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? लैम्डा इक्वल टू आएगा, ये कैंसिल हो गया, पाई वाई नॉट अपॉन क्या आएगा? 2 पाई वाई नॉट डिवाइड बाई क्या आ रहा है? 2 आ रहा है और यही आपका सही है। ठीक है, ऐसा आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2। ठीक है, ओके। दोनों ऑसिलेशन कर रहे हैं और ये लोग ऑसिलेट करें, ठीक है कोई बात नहीं। व्हेन masses are in equilibrium, m1 is removed without disturbing the system, the amplitude of vibration is। एक बात बताओ, मान लो कि पहले कोई मीन पोजीशन, ये आपका नेचुरल लेंथ रहा होगा स्प्रिंग का। ठीक है, ओके, ये नेचुरल लेंथ है। स्प्रिंग थोड़ी, स्प्रिंग अभी कोई भी स्ट्रेच नहीं है। जब हमने M1 और M2 दोनों को लटकाया तो ये यहाँ पे इसका मीन पोजीशन आया होगा। इसके अंदर का जो इलोंगेशन आया होगा पूरा x1, है ना? ओके, इस x1 की वैल्यू क्या होगी? टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइड बाई क्या रहा होगा? की, ये रहा होगा। ठीक है, अब यहां से हमने एक m1 को रिमूव किया। जब m1 को रिमूव किया तो अब बचा केवल m2। m2 पे तो अब नेट फोर्स ऊपर लगेगा ना, क्योंकि स्प्रिंग ज्यादा फैली हुई है, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे जाके बैलेंस होगा। ओके, इसके लिए ये मान लो x2 होगा। x2 किसको बैलेंस करेगा? केवल m2 को, तो m2 g बाई के होगा और ये आपके लिए क्या होगा? ये होगा न्यू मीन पोजीशन। ओके, और ये क्या था? अब यहाँ से अब ये पार्टिकल ऊपर गया तो ये इसके लिए यहाँ से छोड़ा गया था, ये इसका एक्सट्रीम है और ये इसका मीन है। अब ऐसे ऑसिलेशन करेगा, है ना? ओके, मुझे इसका एम्पलीट्यूड बताना है। तो इस जो एसएचएम का एम्पलीट्यूड है वो ये तो यही है ना, यहाँ से यहाँ तक, है ना?
पुराना जो मीन था वो एक्सट्रीम बन जाएगा और ये न्यू मीन, इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये x1 माइनस x2 करना पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस कर दोगे, m2g/k कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा m1g/k। ओके, यही आपका एम्पलीट्यूड होगा, ये फर्स्ट आंसर है। वैसे भी याद रखिए, हमने जिस मास को रिमूव किया है ना, ओके, उसकी वजह से जो इलोंगेशन था वही केवल एम्पलीट्यूड के लिए कॉज करेगा, वही एम्पलीट्यूड कॉज करेगा, है ना। तो m1 को हटाया है, m1 की वजह से इलोंगेशन कितना था, m1g/k। m2 तो अभी भी सिस्टम में पड़ा हुआ है, तो उसका एम्पलीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर हम m2 रिमूव करते तो आंसर होता है m2g/k, है ना। ओके, ऐसा होता है। नेक्स्ट देखो, एक वेव है, एक ट्रैवलिंग वेव की इक्वेशन दी है और बोला गया है कि एम्पलीट्यूड 70, ये रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। रिफ्लेक्ट का मतलब पहले वेव इधर जा रही थी, अब ये वेव उल्टा जाने लगेगी। तो सबसे पहले जब उल्टा जाएगी तो क्या होगा, इसमें वेव की डायरेक्शन पलट जाएगी। तो ये जो है प्लस एक्स में जा रहा है, अब वो माइनस एक्स में जाएगा, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, है ना। ओके, ये माइनस ही है, ये गलत है, ये प्लस सही हो सकता है, सही हो सकता है, ये गलत है। ओके, अब इन दोनों में कौन सही है ये मुझे बात करनी है। तो अब ये बात करने के लिए सबसे पहले बोला कि एम्पलीट्यूड 75% हो रहा है। ओके, 75% का मतलब 3/4 टाइम्स। पहले कितना है, 0.02। ओके, अब जो नया एम्पलीट्यूड होगा 3/4 टाइम्स ऑफ 0.02, ये आएगा 0.015, है ना। ओके, ओके, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसमें तो एम्पलीट्यूड में कोई चेंज ही नहीं हुआ, यानी ये भी गलत है, तो यही एक सही करेक्ट आंसर हो सकता है। ठीक है, ओके, ऐसे आपको बस प्रेडिक्ट करना था कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। देखिए, 46 के बारे में बात कर रहे हैं, दो एसएचएम है ना। ओके, सुपरपोजिट कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड बताना है। भाई देखो, ये साइन है, ओके, और ये है कॉस कोसाइन। ओके, इन दोनों का फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री, और सुपरपोजिशन की वजह से जो नेट एम्पलीट्यूड आता है वो किसके इक्वल होता है, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, यही होता है, फाइव फेज डिफरेंस होता है। यहाँ पे फाइव 90 डिग्री, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, यानी ये आएगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। a1 भी a है, a2 भी a है, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। आंसर किसके इक्वल होगा, रूट 2 टाइम्स ऑफ a, है ना। ऐसा कोई आंसर है, जी हाँ, फोर्थ आंसर है और यही आपका सही आंसर है। आगे की ओर बढ़ते हैं। ओके, देखो, एक स्प्रिंग है और इसको कट कर दिया गया और जो 2 पार्ट्स हैं उसके बारे में, कांस्टेंट के बारे में पूछा गया है। देखो क्या-क्या करेंगे, ऐसे समझिए, किसी भी स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो स्प्रिंग के लिए कांस्टेंट होता है, बट ये उसकी लेंथ पे तो डिपेंड करता ही है ना। तो जितनी बड़ी स्प्रिंग होगी उसका कांस्टेंट उतना कम होता है, K इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए K इंटू L को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, है ना। ओके, यानी K1 L1 K2 L2 हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एक स्प्रिंग है, उसकी टोटल लेंथ कुछ है ना? और उसको 2 पार्ट में कट कर दिया गया सच दैट एक L1 होगा और एक L2 होगा। L1 L2 का रिलेशन दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक स्प्रिंग है ऐसा जो कट करने के बाद था, और एक ऐसा है, और एक ये पहले था जो बड़ा स्प्रिंग था जिसको काट करके ये 2 पार्ट्स बनाए गए। इसका लेंथ है L2, याद रखिए। इसका लेंथ कितना है, L2। इसका लेंथ कितना है, L1। L1 को हम इन ईटा टाइम्स ऑफ L2 लिख सकते हैं। ओके, L1 जो है, और इसकी टोटल लेंथ है L, जिसकी वैल्यू है L1 प्लस L2, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एन ईटा L2 प्लस L2, ईटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ क्या होगा, L2 हो जाएगा। ओके, अब आइए, इसका कांस्टेंट K है, इसका होगा K1 और इसका क्या होगा, K2। मुझे ये K1 K2 फाइंड आउट करना है। तो अब सिंपल सी बात ये है कि K इंटू एल इक्वल टू किसके इक्वल होगा, K1 L1, और यही किसके इक्वल होगा, K2 L2। ठीक है, ओके, इसको सॉल्व करते हैं। K, L की जगह क्या लिखेंगे, L की जगह हम सब कुछ L2 के टर्म से लिख देते हैं, ईटा प्लस वो 1 इंटू L2 इज इक्वल टू K1। L1 की जगह क्या लिखें, ईटा टाइम्स ऑफ L2, और इज इक्वल टू K2 टाइम्स ऑफ L2, है ना। ओके, तो देखो यहाँ से K1 निकालना है, तो ये L2 कैंसिल हो जाएगा, K ईटा प्लस 1 बाई ईटा, K ईटा प्लस 1 बाई ईटा, ये सही हो सकता है, ईटा माइनस 1 है, ये सही हो सकता है, यानी कि ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। जब हम K2 के बारे में बात करेंगे तो ये निकालना है मुझे, L2 और L2 कैंसिल होगा, और K2 इज इक्वल टू ईटा प्लस 1 इन टाइम्स ऑफ K, ईटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ K, ये तो गलत हो गया, ईटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ K ये सही हो सकता है, और ईटा प्लस 1 टाइम्स ऑफ K, बट ये गलत था, तो यही सही होगा। यहाँ पे K होगा, एक मिसप्रिंट है, और ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ। समझ गए, ओके, चलो आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, एक कोई मास m है, किसी लाइट स्ट्रिंग से सस्पेंडेड है। ओके,
और एडिशनल मास m को डिस्प्लेस करता है स्प्रिंग को बाई x। तो एडिशनल मास m है तो उसका फोर्स होगा mg। देखो ध्यान से। और इसने स्प्रिंग को x इलोंगेट किया। पहले यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में पता चल जाएगा कि k जो है वो mg बाई x है। ठीक है, के क्या है, mg बाई एक्स। और उसमें दोनों मास है, m प्लस m दोनों हैंग करके टाइम ऑसिलेट कर रहे हैं, उसका टाइम पीरियड बताना है। ये बताओ टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 2 पाई अंडर रूट उसके मास m प्लस m अपॉन के, 2 पाई m बाई के होता है ना। ओके, 2 पाई m की जगह m ही रहने दो, कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और k की जगह क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू mg डिवाइड बाई x। ऐसा कुछ आंसर है ना, ये सेकंड आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बस इतना सा बताया गया था कि के नहीं गिवन है, के के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी और उससे आपको फाइंड आउट करना थी। नेक्स्ट, अगला जो सवाल है 49, ये है प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है। ये पीवी डायग्राम नहीं, प्रेशर टेम्परेचर ग्राफ है। और हमें बात करनी है इंटरनल एनर्जी को प्रेडिक्ट करना है। इंटरनल एनर्जी जो है ये होता है F/2 nRT, है ना। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। और अगर टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो एक बात बताओ, ए और डी का टेम्परेचर सेम है, ध्यान से देखो, ये आइसोथर्मल लाइन है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ ए और इंटरनल एनर्जी ऑफ डी ये तो आपस में सेम होंगे। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी ऑफ बी और इंटरनल एनर्जी ऑफ सी भी क्या होगा, ये भी सेम होगा। बी और सी सेम होगा। बी और ए में किसका बड़ा होगा, इंटरनल एनर्जी ऑफ बी बड़ा होगा ए से, है ना। इंटरनल एनर्जी ऑफ सी जो है वो बड़ा होगा किससे, डी से, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है, ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा इंटरनल एनर्जी। अब हमसे पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो बताओ ए और डी क्या ये दोनों बराबर हैं, जी हाँ ये भी ट्रू है ना, ये ट्रू है, करेक्ट है। बी और सी सेम है, जी हाँ ये भी सही है। इसके बाद बी और ए बराबर हैं क्या, बी और ए बराबर तो नहीं है, ये गलत है। ओके, सी डी बराबर नहीं है, सी डी बराबर नहीं, ये तो सही है कि बराबर नहीं है, तो हमसे गलत पूछा है, तो गलत तो केवल एक ही है ना, सेकंड ऑप्शन। तो यही हमारे लिए सही आंसर होगा जिसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, चलो अब एक और पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन। ओके, टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग दे रखा है टी। टाइम पीरियड एक की स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई के। ओके, अब स्प्रिंग को कट कर दिया गया एन पार्ट्स में। ओके, तो एक बात बताओ, स्प्रिंग को एन पार्ट्स में कट कर दोगे तो उसका जो नया कांस्टेंट होगा ये के बाई एन हो जाता है, नहीं सॉरी एन के हो जाता है ना। स्प्रिंग की लेंथ कम हो गई तो के की वैल्यू बढ़ेगी, तो एन टाइम्स बढ़ जाती है। जैसे यहाँ पे दो बराबर स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग है उसको दो बराबर पार्ट में कट कर दोगे तो जो के था वो टू के हो जाएगा, है ना। तीन में कट करोगे तो थ्री के हो जाएगा, तो एन पार्ट्स में करेंगे तो एन के हो जाएगा। अब एक स्प्रिंग का बन गया एन के। अब उससे हम अगर मास हैंग करते हैं तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, नया टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एम तो वही रहेगा, और कांस्टेंट के की जगह क्या लिख देंगे, एन के लिख देंगे, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ओके, ये आपका सेकंड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड है ना, हाँ थर्ड है, ये थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, तो ये रहा पूरा आपका सोल्यूशन, है ना इसके। और ये पेपर आप ऑलमोस्ट आसान ही था। ठीक है, चलिए आई होप कि अच्छा किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, चलिए थैंक यू।